जा रही है। प्रोफेसर साहब जरा जल्दी से अपनी बात रखिए। और बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर यह समझना कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी आप देख लीजिए पिछले 3-4 उनके भाषणों को उठाइए तो सीधा हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर, और सीधा सीधा अपने अनुभवों के आधार पे वो बात जो रख रहे हैं, ये क्या सीधे वहां तक पहुंच रही है बात जहां तक वोटों में तब्दील हो पाए। देखिए राजीव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना जो भाषण दिया अहमदनगर में, वो दिखाता है कि राजनीति में होना क्या चाहिए। नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक जिस तरह की राजनीति होती रही, उसके मायने क्या थे, और अब डेमोक्रेसी को जिस तरह से हाईजैक किया गया है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का ये दायित्व नहीं होता है कि वो रोज जाकर के चुनाव प्रचार करे और फिर जब चुनाव प्रचार से उसको मोहलत मिल जाए तो विदेश दौरे पर चला जाए। कितना खर्चा हुआ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर और क्या हासिल हुआ, ये कभी बता पाएंगे क्या मोदी जी? ये व्हाइट पेपर कब आएगा कि क्या आपने दिया? और प्रधानमंत्री का ये काम नहीं होता था राजीव जी कभी कि वो चला जाए नगर पालिका के चुनाव में भी प्रचार करने के लिए, विधानसभा में रात दिन जाकर के प्रचार करे। अरे संगठन होता है ना पार्टी का, वो चुनाव प्रचार में होता है। लेकिन मोदी जी दरअसल किसी तरीके से अपनी साख को बरकरार रखना चाहते हैं। उनकी जो ब्रांड इमेज थी वो लोकसभा चुनाव में पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं और यही वजह है कि अब तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से भाषण देते हैं मोदी जी, वो भाषण ही उनको बैकफायर कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया, देवेंद्र फडणवीस ने पहले किया कि साहब ये तो लाल किताब है और उसमें कुछ है नहीं, वो नोटबुक थी। लाल किताब का जब मैं नाम सुनता हूं तो मुझे लगता है जैसे हम लोग गांव में नहीं होते, जो कहावत चलती है कि लाल कपड़ा दिखा दीजिए सांड भड़क उठता है। तो ये लाल किताब देख करके, माने कवर जो संविधान का है लाल, उसको देख करके भाजपा ही भड़क गए कि साहब ये तो आप क्या कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने खोल करके दिखा लिया कि देख लो इसमें क्या लिखा है। मोदी जी हो सकता है कि आप थोड़ा शर्म रम करें पढ़ने की कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वो बात अलग है कि उनकी अपनी विचारधारा ने संविधान को कभी भी पसंद नहीं किया। और आज जो खड़गे साहब कह रहे थे कि मनुस्मृति का विधान क्या है, महिलाओं को घर के भीतर सीमित करना, उन्हें कोई अधिकार नहीं देना, वो हमेशा पुरुषों की अधीनता में रहेंगी, ये मनुस्मृति कहती है। और उसी मनुस्मृति को ये लोग पसंद करते रहे, संविधान की जगह पर मनुस्मृति चाहते हैं। और मोहन भागवत तो कह ही चुके हैं कि जो महिला अपने पति की सेवा न करे उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाए। ये इनकी सोच है। सच्चाई है कि खुद तो शादी नहीं किए हैं, मोदी जी ने की, वो शादी भी नहीं चला पाए। तो वो आजकल बड़ा महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। मणिपुर की महिलाएं उनको याद नहीं आ रही थी, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ वो नहीं। आप 1,500 रुपए देकर के क्या महिलाओं के आत्मसम्मान को खरीद लेंगे? सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है उनके प्रति सम्मान का। राहुल गांधी जब चलते हैं तो उनके साथ महिलाएं भी होती हैं, उनसे हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान। और मैं शायद पहले भी कह चुका हूं कि इस देश में नेहरू जी के बाद राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं जो खुल करके महिलाओं के प्रति सम्मान को दर्ज करते हैं। खुल करके, पहले भी सम्मान रहा महिलाओं का, लेकिन जिस तरह से और उस स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए महिलाओं का, एक इतने बड़े कद का लीडर जब आगे बढ़कर के हाथ मिलाता है, उनको नमस्कार करता है, उनके काम को सराहता है, तो उनका स्वाभिमान ऊपर जाता है। वो घूंघट के भीतर और दहलीज के भीतर करने की बात कभी नहीं करते राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी का फोकस होता है शिक्षा पर, नौकरियों पर। तो इससे सम्मान और स्वाभिमान आता है। सम्मान स्वाभिमान मनुस्मृति से नहीं आता है। खड़गे साहब ने जो चोट की है आज कि नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लगता कि कभी उनको होश आएगा। जरूरत है इस देश के लोगों को समझने की कि एक प्रधानमंत्री का दायित्व क्या होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री केवल भाषण नहीं देगा, उसके भाषण में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी कोई सड़क छाप नेता नहीं है।
कि साहब चुनाव लड़ते हो नगर पालिका का, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और जब भी वो बोले तो लोगों को रिस्पेक्ट हो उनके बोलने में, लेकिन रात दिन आप झूठ बोलेंगे, रात दिन बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। राहुल गांधी ने बता दिया है कि कौन कौन सेफ है आपके साथ। ये जो आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में मोदी जी का तो पूरी तरीके से ब्रांड इमेज खत्म हो चुका है। दांव पर क्या लगा? मोदी जी के पास बचा क्या है? मैं तो समझता हूं मोदी जी के पास कुछ बचा ही नहीं है भाषणों के अलावा। वो भाषण आज भी अच्छे दे लेते हैं, लेकिन अब सुनने वाले नहीं बचे हैं। राजीव जी, मैं कई ऐसे पौष इलाकों को जानता हूं जो अब केवल, अब चूंकि वो बीजेपी के सदस्य हैं, मन की बात जब आती है कार्यक्रम तो 10 लोगों को बिठाते हैं, फोटो खींचते हैं, भेज देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अब तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी मन की बात नहीं सुन रहे। आप लोगों पर मन की बात थोपना चाहते हैं, लोगों को आप हाईजैक करना चाहते हैं। ये जो दौर है, चुनाव क्यों, चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने भर का नहीं होता है, चुनाव विचार के लिए भी होता है, प्रोफेसर साहब, राजनीति समाज को बदलने के लिए। प्रोफेसर साहब जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। आप चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है। छात्रों का आंदोलन 4 दिन बाद आज समाप्त हो गया है। वहां जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा बुलंद हो रहा है। जरा उसके बारे में भी बता दीजिए, और कैसे यहां पर योगी मोदी सरकार दोनों बैकफुट पर चली गई है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ यहां पर छात्रों ने जीत हासिल की है। जरा इसके बारे में भी दो शब्द बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और डीबी लाइव की तरफ से उन तमाम छात्र आंदोलनकारियों को यहां से सैल्यूट और ये पैगाम भेजता हूं कि हमेशा वो मीडिया जो लोगों के अधिकारों के पक्ष में रहा है, वो आज भी खड़ा हुआ है। वो जो मीडिया घुंघरू बांध करके सरकार के सामने नौटंकी करता है, उसका छोड़ दीजिए। मीडिया ने भरपूर साथ दिया है और दिखाया किस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया। इस प्रदेश की पुलिस ने लड़कियों पर हाथ डाला, उनको पकड़ पकड़ के उठाया, खींचा, जबकि सीधे तौर पर महिला पुलिस ही लड़कियों को टच कर सकती है। लेकिन ये सब हो रहा था, ये कब सुधरे? जब इनको लगा कि ये आंदोलन तो उपचुनाव में भी उनको खतरा पैदा कर सकता है। और अगर इस तरह से उत्तर प्रदेश का नौजवान खड़ा हो गया, ये देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी नौजवान आबादी है, अगर ये नौजवान खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश की सत्ता का? और 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। राजनीति में तो नैरेटिव धीरे धीरे बनता है। तो वो योगी आदित्यनाथ भी झुके जिन्हें झुकने की आदत नहीं है, जो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो नरेंद्र मोदी, उनका भी फरमान आया होगा, जिन्होंने 13 महीने तक किसानों का उत्पीड़न होने दिया, जिन्होंने महिला पहलवानों की कभी चिंता नहीं की, मणिपुर की चिंता नहीं की। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि मामला वहां तक पहुंच गया था, जो इलाहाबाद है, मैं अभी भी उसको इलाहाबाद कहता हूं, और इलाहाबाद की जो पहचान थी, हम सब उस दौर को देख चुके हैं। इलाहाबाद की पहचान ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, वहां के विश्वविद्यालय से होती थी, वहां IAS PCS चुने जाते थे, उन नौजवानों से होती थी। अब प्रयागराज करके आप हिंदू धर्म का एक प्रतीक बना देंगे तो क्या ये नौजवान पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे? ये IAS बनने का सपना छोड़ देंगे क्या? केवल वो संगम घूमेंगे? नहीं, इन नौजवानों ने यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की धरती पर आज भी IAS और PCS बनने का सपना यहां पलता है, रोज पलेगा। और उसके लिए अगर सरकार कहीं बीच में आएगी तो उसको उखाड़ करके फेंक भी दिया जाएगा। ये उन नौजवानों की ताकत है, और ये सब अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। इन्हें ये भी चिंता होगी कि हम पर FIR कर दी जाएगी, लेकिन वो खड़े हो गए, वो आज जीते। तो डीबी लाइव की तरफ से भी उनको पैगाम, उनको सैल्यूट, इस जीत के लिए बधाई। और ये संदेश सीधा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये सीधा संग्राम। अगर इसमें भी कोई